This is 4 June session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss mainly 3 issues. The first issue is motion of impeachment against Justice Verma likely during monsoon session. In this article, we will discuss about motion of impeachment process. And the second issue is related to G7. And the third issue is the global warming fight has a challenge for India. In this article, we will discuss about various initiatives taken by India against global warming. So let's discuss all the issues in detail. In this article, we will discuss about impeachment procedure against judges of the Supreme Court and High Court. Motion of impeachment against Justice Verma likely during monsoon season. जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट मोशन ऑफ इम्पीचमेंट अपकमिंग मॉनसून सेशन में इनिशिएट किया जा सकता है. आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2. भाई न्यूज. The Union government will bring a motion of impeachment against Justice Yashwant Verma of the Allahabad High Court during the coming monsoon session of Parliament. अभी पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है और यूनियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट इनके अगेंस्ट इनिशिएट किया जा सकता है. गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन ऑल पार्टी कॉन्सेंसस फॉर दिस एक्शन. इस एक्शन के लिए गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी कॉन्सेंसस स्टार्ट किया है. व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर जजेस इन इंडिया. इंडिया में जजेस के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है. इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच अ जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द पार्लियामेंट. इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी जज को पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है. इम्पीचमेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है. द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर जजेस इन इंडिया इज अ क्रूशियल मैकेनिज्म टू अपहोल्ड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी व्हाइल प्रिजर्विंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. इंडिया में जजेस के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस गिवन है, ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अपहोल्ड करने के लिए एक क्रूशियल मैकेनिज्म है. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट के लिए क्या क्या ग्राउंड्स हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड गिवन किए गए हैं. आर्टिकल 124. दिस आर्टिकल आउटलाइन द रिमूवल प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए रिमूवल प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के अंदर प्रोविजन किया गया. आर्टिकल 218 एप्लीकेबल टू रिमूव हाई कोर्ट जजेस. हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए आर्टिकल 218 के अंदर प्रोविजन किया गया. द ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट आर एक्सप्लिसिटली लिमिटेड टू प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. जजेस के रिमूव के लिए जो ग्राउंड होता है वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये दो ग्राउंड होते हैं जिसके बेस पर किसी भी जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट इनिशिएट किया जा सकता है. प्रूव्ड मिसबिहेवियर, एनी एक्शन और कंडक्ट बाय अ जज दैट ब्रीचेस द एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द जुडिशरी. किसी भी यहाँ पर प्रूव मिसबिहेवियर के बारे में दिया गया है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होगा. कोई भी एक्शन और कंडक्ट जो जजेस के द्वारा किया गया और जिसकी वजह से जुडिशरी की एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ब्रीच होते हैं, इस टाइप का कोई भी एक्शन मिसबिहेवियर होगा. इनकैपेसिटी, अ जज इनएबिलिटी टू परफॉर्म जुडिशियल ड्यूटी ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इन्फर्मिटी. कोई भी जज अगर जुडिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए फिजिकली और मेंटली इनएबिलिटी शो करता है तो इसको इनकैपेसिटी के अंदर देखा जाता है. स्टेप्स इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस. इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होते हैं. इनिशिएशन ऑफ मोशन. अ मोशन फॉर इम्पीचमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन द लोकसभा और 50 मेंबर्स इन द राज्यसभा. किसी भी इम्पीचमेंट मोशन को इनिशिएट करने से पहले उसको लोकसभा में एटलीस्ट 100 मेंबर्स का सपोर्ट मिला होना चाहिए या फिर राज्यसभा के 50 मेंबर्स का सपोर्ट उसे मिला होना चाहिए. द स्पीकर और चेयरमैन में डिसाइडिंग वेदर टू एडमिट और रिजेक्ट द मोशन. स्पीकर या चेयरमैन ही डिसाइड करेगा कि मोशन को एडमिट किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए. फॉर एग्जाम्पल इन 2018 द मोशन अगेंस्ट चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा वॉज रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन. 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट भी इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया गया था, बट ड्यू कंसिडरेशन के बाद इसको रिजेक्ट कर दिया गया था. Formation of an inquiry committee. Upon admission of the motion, the Speaker of the Lok Sabha or Chairman of the Rajya Sabha constitute a 3-member committee. राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर के द्वारा अगर मोशन को एडमिट कर लिया जाता है तो इसके बाद एक 3-member कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और इस 3-member कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ सुप्रीम कोर्ट जज होगा. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इंक्लूड होगा एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इसका एक मेंबर होगा.
The committee conducted an inquiry into the allegations, gathering evidence and examining witnesses to determine the validity of the charges. इस कमेटी का जो मेन रोल होगा वो एलिगेशंस पर इंक्वायरी कंडक्ट करना होगा, साथ ही एलिगेशन से रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट करना इसका मेन वर्क होता है। Committee report and parliamentary debate. The committee submitted its report to the presiding officer of the house, where the motion was introduced. जिस हाउस के अंदर मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था, उस हाउस के बिफोर उस हाउस में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, कमेटी अपनी रिपोर्ट उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सबमिट करती है। इफ द जज इज फाउंड गिल्टी ऑफ द एलिज्ड मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी, द रिपोर्ट इज डिबेटेड इन पार्लियामेंट। जज अगर गिल्टी फाइंड किया जाता है तो रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर डिबेट किया जाता है। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव द मोशन विद अ स्पेशल मेजोरिटी। पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसको पास कराना होगा। स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरिंग अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी जो होगा, स्पेशल मेजोरिटी का मीनिंग है कि हाउस के टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 यहाँ पर वोटिंग होना चाहिए। Final removal by the president. Once the motion is passed in both houses, it shall be presented to the president in the same session in which the motion has been adopted. एक बार अगर पार्लियामेंट के बहुत हाउसेस के द्वारा इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाता है तो इसको प्रेसिडेंट के बिफोर सबमिट किया जाता है और प्रेसिडेंट उसके बाद सेम सेशन में जजेस को यहाँ पर रिमूव कर सकता है। इंस्टेंसेस ऑफ इम्पीचमेंट अटेम्प्ट्स, इससे पहले भी इम्पीचमेंट अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं। इंडिया हैज विटनेस्ड द फ्यू अटेम्प्ट्स ऑफ द इम्पीचमेंट अगेंस्ट जस्टिस वी रामास्वामी 1993 एंड जस्टिस सौमित्रा सेन 2011। 1993 और 2011 में भी इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किए गए हैं जस्टिस वी रामास्वामी एंड जस्टिस सौमित्रा सेन के अगेंस्ट। While none have resulted in a complete removal, these instances highlight the process rigidity and its role in upholding accountability. किसी भी केस में कंप्लीट रिमूवल जजेस का अभी तक नहीं किया गया है। ये कहीं ना कहीं शो करता है कि इस प्रोसेस की रिजिडिटी क्या है। What guidelines regulated जजेस पब्लिक स्टेटमेंट? जजेस के पब्लिक स्टेटमेंट को रेगुलेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस क्या है? Freedom of expression with responsibility. Judges, like all citizens, are entitled to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) of the Constitution. But this right is subject to reasonable restrictions to maintain morality, public order, and the integrity of their office. जजेस को भी सिटीजन्स की तरह ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर मिला हुआ है। बट इनके अंदर जजेस के जो राइट है ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का सब्जेक्ट हो सकते हैं। और ये सब्जेक्ट रीजनल रेस्ट्रिक्शंस का सब्जेक्ट इसलिए इनको प्रोविजन किया गया है सो दैट मोरलिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ऑफिस को मेंटेन किया जा सके। पब्लिक स्टेटमेंट बाय जजेस मस्ट अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ देयर जुडिशियल ऑफिस। कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट अगर जजेस का आता है तो वो जुडिशियल ऑफिस की डिग्निटी को अपहोल्ड करके रखना चाहिए। टू मेन इंस्ट्रूमेंट टू डील कंडक्ट ऑफ जजेस, जजेस के कंडक्ट को डील करने के लिए टू मेन इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 1 बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997। स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑन जुडिशियल रिस्ट्रेंट। स्पेसिफिक गाइडलाइंस क्या है? नॉन इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिकल मैटर्स। जजेस के लिए ये गाइडलाइन है कि वो पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। रेफरेनिंग फ्रॉम प्रिजुडाइंग केसेस, जजेस के लिए ये भी गाइडलाइन है कि वो केसेस में प्री जजिंग नहीं करेंगे। नो पार्टिसिपेशन इन कंट्रोवर्शियल इवेंट, किसी भी कंट्रोवर्शियल इवेंट में जजेस का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बैन किया गया है। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। व्हाट इज G7? व्हाट आर वेरियस फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G7? व्हाई न्यूज? इंडिया नॉट बीइंग इनवाइटेड टू द G7 मीट इन कनाडा। It is yet another big diplomatic bungle after the blunder of allowing the US to mediate between India and Pakistan. नेक्स्ट G7 मीटिंग कनाडा में होने वाला है और इंडिया को इस मीटिंग के अंदर इनवाइट नहीं किया जा रहा है। ये एक बिग डिप्लोमेटिक बंगल हो सकता है। बिफोर 2014 G7 वॉज एक्चुअली G8 फॉर मैनी ईयर्स। 2014 से पहले G7 को G8 के नाम से जाना जाता था। अबाउट ग्रुप ऑफ 7, G7 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेचर,
The G7 is an informal grouping of advanced democracies which meets yearly to coordinate global economic policy and address other transnational issues. For example, climate change, migration and conflict, etc. G7 एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है एडवांस्ड डेमोक्रेसीज का। ईयरली इनका मीटिंग होता है सो दैट ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी को कोऑर्डिनेट किया जा सके एंड कुछ अदर इम्पोर्टेंट इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड इशूज पर डिस्कस किया जा सके। जेनेसिस established in 1975 in response to economic and financial cooperation due to energy crisis। 1975 में G7 को इस्टेब्लिश किया गया बिकॉज उस टाइम पर एनर्जी क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज को फेस करनी पड़ी। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए G7 ग्रुपिंग इस्टेब्लिश किया गया। इट्स वर्किंग द G7 हैव नो परमानेंट स्ट्रक्चर, इट्स रोटेटिंग प्रेसिडेंसी सेट्स द एजेंडा एनुअली। G7 का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है और इसका जो भी एजेंडा एनुअली सेट किया जाता है वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी सेट कर दिया। द G7 समिट एंड्स विद अ कम्युनिके डिटेलिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट। पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ G7 समिट का एंड होता है। मेंबर्स इसके टोटल 7 है। द US, जर्मनी, कनाडा, UK, जापान, इटली एंड फ्रांस। Russia joined G7 in 1998, then formed the G8 but was excluded in 2014 for its takeover of Crimea। रशिया ने 1998 में G7 को ज्वाइन किया था और इसके बाद G7 को G8 के नाम से जाना गया। पर 2014 में बिकॉज रशिया ने क्रीमिया को टेक ओवर कर लिया था, इस वजह से 2014 में रशिया G8 से एक्सक्लूड हो जाता है और उसको फिर से G7 नाम गिवन कर दिया जाता है। यूरोपियन यूनियन इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 बट अटेंड द एनुअल समिट। यूरोपियन यूनियन G7 का मेंबर नहीं है बट एनुअल समिट को ये अटेंड करता है। G7 countries in numbers 40% of the global economy and 10% of the world's population lives in G7 countries। वर्ल्ड की ओवरऑल इकोनॉमी का 40% इकोनॉमी G7 कंट्रीज के अंदर है और वर्ल्ड के ओवरऑल पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन G7 कंट्रीज के अंदर है। 36% ऑफ ग्लोबल पावर जनरेशन कैपेसिटी, टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी का 36% G7 कंट्रीज के पास पावर है। 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड, ग्लोबल एनर्जी डिमांड जितना है उसका 30% डिमांड G7 कंट्रीज का है। 25% ऑफ ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एमिशंस में G7 कंट्रीज का जो रोल है वो 25% है। सिग्निफिकेंस ऑफ G7 इन द करंट जियोपॉलिटिक्स, करंट जियोपॉलिटिक्स में G7 का क्या सिग्निफिकेंस है। G7 प्ले अ सेंट्रल रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस में G7 एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सच एज AI गवर्नेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI फॉर AI गवर्नेंस वाज प्रपोज्ड इन 44th G7 समिट 2018 में G7 का 44th समिट हुआ। GPAI यानी AI गवर्नेंस के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI प्रपोज किया गया था 2018 में। टुवर्ड्स रेगुलेटिंग AI, हिरोशिमा AI प्रोसेस इनिशिएटेड एट G7 समिट इन हिरोशिमा इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप। AI गवर्नेंस के लिए AI को रेगुलेट करने से रिलेटेड है हिरोशिमा AI प्रोसेस HAP G7 समिट जो कि हिरोशिमा में हुआ था जापान के अंदर, उस टाइम पर इन दोनों इनिशिएटिव्स को टेकिंग किया गया था। टैक्स गवर्नेंस, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF was established in 1989 by the G7 to examine and develop measures to combat money laundering। FATF 1989 में G7 कंट्रीज के द्वारा ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था सो दैट मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करने के लिए मेजर्स को एग्जामिन किया जा सके, डेवलप किया जा सके। एक्ट एज अ डिफेंडर ऑफ द रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, G7 कंट्रीज ऑलवेज चाहते हैं कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम होना चाहिए। Study defend free and open Indo-Pacific based on the rule of law which is inclusive, prosperous and secure, grounded on sovereignty, territorial integrity। G7 कंट्रीज फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूट चाहते हैं और रूल बेस्ड लॉ की ये हमेशा डिमांड करते हैं। अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड रिजॉल्व प्रोमिनेंट इंटरनेशनल क्राइसिस इन डिस्प्यूट, प्रेजेंटली इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन रशिया वॉर, द रेड सी क्राइसिस। प्रोमिनेंट इंटरनेशनल क्राइसिस एंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए G7 एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। सच एज प्रेजेंट में इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर एंड रेड सी क्राइसिस, इन सभी से रिलेटेड या इन सभी को सॉल्व करने के लिए G7 एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है।
G7 summits have generated results. Successful launch of Global Apollo program for multinational clean energy research. 2015 में ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम फॉर मल्टीनेशनल क्लीन एनर्जी रिसर्च सक्सेसफुली लॉन्च किया गया जी समिट के अंडर। The G7 Club of Democracy. G7 positioned at the political epicenter of global efforts to defend democratic societies and what its leaders call the rule-based international order. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को डिफेंड करने के लिए पॉलिटिकल एपिसेंटर ऑफ द ग्लोबल G7 को ही जाना जाता है, बिकॉज G7 अब एक पॉलिटिकल एपिसेंटर बन चुका है ग्लोबली। मेजर आउटकम्स ऑफ द समिट। G7 के जितने भी समिट हुए हैं उनका क्या क्या आउटकम्स रहा है। रीजनल अफेयर्स, रशिया यूक्रेन वॉर, कमिटेड टू रेज द कॉस्ट ऑफ रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन, दैट इज G7 प्लेड $50 बिलियन यूजिंग फ्रोजन रशिया एसेट्स। रशिया ने यूक्रेन को ऊपर अटैक किया था और G7 और रशिया को इसके कॉस्ट रेज करने के लिए कमिटेड रहा। इसके लिए G7 ने प्लीज किया कि रशिया के जितने भी एसेट्स हैं अबाउट $50 बिलियन तक के उनको फ्रोज किया जाए और G7 कंट्रीज ने इसको फ्रोज भी किया। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, रिट्रेटेड कमिटमेंट टू द टू स्टेट सॉल्यूशन एंड द राइट ऑफ कंट्रीज टू डिफेंड देयर वेजल्स इन रेड सी। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में भी G7 ने ये हमेशा रिट्रेट किया कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। इट मीन्स इसने टू स्टेट सॉल्यूशन गिवन करने की कोशिश की और इसने कहा कि हर कंट्री को अपने आप को डिफेंड करने का राइट है। प्रोमोट इकोनॉमिक रेसिलियंस थ्रू सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज G7 PGII इनिशिएटिव्स, IMEC एटसेट्रा, कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव्स ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एटसेट्रा। इकोनॉमिक रेसिलियंस को प्रोमोट G7 करता रहा है और इसके लिए सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पर इसने फोकस किया है, सच एज G7 PGII इनिशिएटिव्स, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी एक पार्ट है। एनर्जी, क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट। G7 एम टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 43% दिस डिकेड एंड 60% बाय 2035 कंपेयर टू 2019 लेवल। G7 ने एम किया है कि इस डिकेड के लास्ट तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 43% तक रिड्यूस करेगा और 2035 तक अबाउट 60% ग्रीन हाउस गैस को के एमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और इसके लिए 2019 को बेस माना जाएगा। हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, टू एनहांस फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, G7 लॉन्च्ड अपोलिया फूड सिस्टम, लीडर्स ऑल्सो कमिटेड टू सपोर्ट गावी फॉर इम्यूनाइजेशन कवरेज। फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए G7 ने अपोलिया फूड सिस्टम लॉन्च किया है और इसके लीडर्स ने इम्यूनाइजेशन कवरेज के लिए गावी को भी सपोर्ट किया है। इंडिया एंड G7, रेलेवेंस ऑफ G7 फॉर इंडिया। G7 का इंडिया के लिए G7 का क्या रिलेवेंस है। नंबर 1, इंडिया एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। G7 मे बी प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू प्रायोरिटाइज एंड कंसर्न ऑफ द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ ऑन द वर्ल्ड स्टेज। ग्लोबल साउथ की कुछ कंट्रीज के कुछ स्पेशल कंसर्न है उसको वर्ल्ड स्टेज पर रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है और इंडिया के लिए G7 एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है सो दैट ग्लोबल साउथ कंट्रीज की जो कंसर्न है उसको वहाँ पर प्लेस किया जा सके। Association of Democracies, unlike SCO, G20, BRICS, where there are non-democratic states, G7 reflects the concern and agendas of the democracies like India. G7 जो कंट्रीज का ग्रुप है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ग्रुप है। इंडिया और भी अदर ग्रुप का मेंबर है सच एज SCO, G20 या ब्रिक्स। ये वो ग्रुप हैं जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स भी इन ग्रुप का मेंबर है, बट G7 जो ग्रुप है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ग्रुप है और इसके थ्रू डेमोक्रेटिक कंट्रीज के जो कंसर्न है G7 उनको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। फॉर इंडिया द आउटरीच सेशन ऑफ द G7 मीटिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म टू शोकाज इट्स आउटलुक एंड अचीवमेंट टू द वर्ल्ड। G7 मीटिंग का जो आउटरीच सेशन होता है ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है बिकॉज इंडिया अपने आउटलुक एंड अचीवमेंट को यहाँ पर शोकेस कर सकता है। नेक्स्ट, G7 प्लेटफॉर्म गिव्स इंडिया द अपॉर्चुनिटी टू मीट ग्लोबल लीडर्स एंड सेट प्रायोरिटीज। ग्लोबल लीडर के साथ मीट करने के लिए और प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए इंडिया के लिए G7 एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर वर्क करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया पार्टिसिपेशन इन G7 एज द पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर। G7 का अगर इंडिया पार्टिसिपेट कर लेता है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है।
Frequent invitation. India's frequent invitation to G7 summit indicate its growing importance and global affairs. India has been invited 11 times. इंडिया को फ्रिक्वेंटली G7 समिट में इनविटेशंस गिवन किए जा रहे हैं और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इंडिया का ग्लोबल अफेयर्स में इम्पोर्टेंस ग्रो होता चला जा रहा है। इंडिया को अबाउट 11 टाइम्स इनवाइट किया जा चुका है। India's growing economic and military power make it a potential future member because इंडिया का इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर कंटिन्यू ग्रो हो रहा है और फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इसका मेंबर बन जाएगा। इंडिया हैव सरपास्ड जापान बिकमिंग द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। रिसेंटली इंडिया ने जापान को सरपास किया है और ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अब बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। एज ए रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर इंडिया ऑफर्स एन अल्टरनेटिव टू चाइना इन रिप्रेजेंटिंग इमर्जिंग इकोनॉमी। रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर के रूप में इंडिया अब चाइना का एक ऑप्शन के तौर पर बनता चला जा रहा है बिकॉज जो बड़े बड़े कंट्रीज चाइना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो अब चाइना में इन्वेस्ट को रिप्लेस करके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडियाज इंक्लूजन हैव G7 बेटर अंडरस्टैंड एंड एंगेज विद द ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव के साथ G7 बेटर तरीके से कनेक्ट हो पाता है बिकॉज G7 के जो कंट्रीज हैं वो ग्लोबल साउथ के साथ बेटर तरीके से एंगेज नहीं कर पाते थे। एज द फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ स्टार्टेड विद 49th समिट इन जापान। जापान में G7 का 49th समिट हुआ था, यहीं से ग्लोबल साउथ पर फोकस G7 का स्टार्ट हो गया था। इंडिया G20 चेयरमैनशिप कम्प्लीमेंट्स इट्स G7 पार्टिसिपेशन ब्रिजिंग डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग वर्ल्ड इंटरेस्ट। इंडिया का G20 का जो चेयरमैनशिप रहा है अगर उसको कॉम्प्लीमेंट गिवन करना है तो उसके लिए G7 का पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके थ्रू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट हैं वो ब्रिजिंग किए जा सकते हैं। व्हाट आर इंडियाज वेरियस एफर्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इंडिया की तरफ से क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं एंड व्हाट इज द पाथ फॉर इंडिया टू अचीव नेट जीरो टारगेट। नेट जीरो टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया का क्या पाथ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इनटू द एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर में लॉन्ग टर्म इंक्रीज होना है और ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ऐसा होता है सच एज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा रिलीज किया जाता है तो इस वजह से अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज हो जाता है। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज ए लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन पैटर्न विंड पैटर्न एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम। क्लाइमेट चेंज किसी भी पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन पैटर्न विंड पैटर्न एंड अदर एस्पेक्ट जो कि क्लाइमेट सिस्टम से रिलेटेड है इनमें जब लॉन्ग टर्म शिफ्ट होते हैं तो दिस इज नोन एज क्लाइमेट चेंज। इंडियाज पाथ टू नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन के लिए इंडिया का क्या पाथ है। नेट जीरो एमिशन अ सिचुएशन व्हेन द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन रिलीज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज बैलेंस्ड। नेट जीरो एमिशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा रिलीज किया जाने वाला कार्बन एमिशन की अमाउंट को बैलेंस कर लिया जाता है। नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय 2070। इंडिया टेकन दिस प्लेज एट COP26 इन ग्लासगो इन 2021। इंडिया ने 2070 तक एक टारगेट सेट किया हुआ है जिसमें कार्बन एमिशन को नेट जीरो पर लेके आना है और जो टारगेट सेट किया गया था 2021 में COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था उस टाइम पर इंडिया ने प्लेज टेकिंग किया था। दिस मूव इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर ग्लोबली। बिकॉज इंडिया ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर बना हुआ है और इसलिए ये जो स्टेप है इंडिया का वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। इंडिया पर कैपिटा कार्बन एमिशन बीइंग वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। पर कैपिटा एमिशन की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड में इंडिया का ये जो रेट है पर कैपिटा एमिशन वो लोवेस्ट है। नीड टू अचीविंग दिस टारगेट रोबस्ट पार्टनरशिप इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड सब्सटेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अगर हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं इट मीन्स टू 2070 तक नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो इंडिया को कुछ इम्पोर्टेंट एक्शंस टेकिंग करना होगा सच एज
रोबस्ट पार्टनरशिप को हमें रोबस्ट करना होगा अदर कंट्रीज के साथ। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हमें फॉलो करने होंगे। सब्सटेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर हमें फोकस करना होगा। इंडिया सेवरल इनिशिएटिव्स, इंडिया ने कुछ और भी इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं, सच एज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, पंचमित्रा एक्शन प्लान इन COP26 ग्लासगो समिट। 2021 में जो ग्लासगो समिट COP26 हुआ था, वहाँ पर इंडिया ने पंचमित्रा एक्शन प्लान भी पब्लिश किया था। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी वहीं पर पब्लिश किया गया था। एम्स टू रेज अवेयरनेस अमंग द पब्लिक, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडस्ट्री, सोसाइटीज एंड कम्युनिटी अबाउट क्लाइमेट चेंज थ्रेट एंड काउंटर मेजर्स। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का जो मेन एम है वो पब्लिक, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडस्ट्रीज, सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज को क्लाइमेट चेंज थ्रेट और उसके काउंटर मेजर्स के प्रति अवेयर करना है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज NAPCC कंप्राइजेज ऑफ 8 नेशनल मिशंस। NAPCC के अंदर 8 नेशनल मिशंस लॉन्च किए गए हैं। नंबर नेशनल सोलर मिशन इसी का पार्ट है। नंबर 2 नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी इसी का पार्ट है। नंबर 3 नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट इसी का पार्ट है। नंबर 4 नेशनल वाटर मिशन इसी का पार्ट है। नंबर 5 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। नंबर 6 नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। नंबर 7 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नंबर 8 नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं NAPCC के अंडर। COP26 commitment. In Glasgow Summit 2021, India pledged to cut emissions to net zero by 2070, outlining a 5 pronged Panchmitra climate action plan. ग्लासगो ग्लासगो में कॉप का समिट हुआ था COP26 2021 में। इंडिया ने यहाँ पर मेनली 2 प्लेज टेकिंग किया। 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का जो टारगेट है उसको अचीव करना है, और साथ ही 5 प्रोग्राम पंचमित्रा क्लाइमेट एक्शन प्लान भी यहाँ पर इसने प्लेज किया। पंचमित्रा क्लाइमेट एक्शन प्लान में 5 एक्शन प्लान क्या क्या है। नंबर 1 रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2070, नेट जीरो एमिशन को 2070 तक अचीव करने का टारगेट रखा। नंबर 2 अचीव 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 तक इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करना है। नंबर 3 रिड्यूस प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन बाय 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है। नंबर 4 लोअर कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल। कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी को लोअर करना भी इसने एक टारगेट रखा। सोर्स 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030 तक एनर्जी सोर्सेस के लिए 50% सोर्स जो फॉलो किए जाएंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स फॉलो किए जाएंगे। इंडिया प्रोग्रेस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने के लिए इंडिया का क्या प्रोग्रेस है। नंबर 1 डिकार्बनाइजिंग द एनर्जी सेक्टर, डिकार्बनाइजिंग द एनर्जी सेक्टर इन्वॉल्व की इनिशिएटिव सच एज प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स। इंडिया ने एनर्जी सेक्टर को डिकार्बनाइज करने का यहाँ पर वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं सच एज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया है इंडिया ने। नंबर ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI is vital for India decarbonization by promoting domestic manufacturing of green technology like solar panels and electric vehicle। PLI इंडिया के लिए डिकार्बोनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करता है लाइक सोलर पैनल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इट रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, लोअर कार्बन एमिशन, एनहांसेस एनर्जी सिक्योरिटी, फोस्टिंग जॉब क्रिएशन एंड इनोवेशन। PLI स्कीम ने इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया है, कार्बन एमिशंस को लोअर किया है एंड एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस किया है। साथ ही इसकी वजह से जॉब क्रिएशन एंड इनोवेशन को भी बूस्ट मिला है। PM कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान स्कीम फॉर ऑफर सब्सिडी फॉर फार्मर्स टू इंस्टॉल सोलर इरिगेशन पंप्स। सोलर इरिगेशन पंप्स को इंस्टॉल करने के लिए फार्मर्स को PM कुसुम के अंडर सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। नंबर 3 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, इंडिया इज फोकसिंग ऑन हाइड्रोजन एज अ क्रूशियल एलिमेंट फॉर डिकार्बोनाइजिंग एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया ने एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डिकार्बोनाइज करने के लिए हाइड्रोजन को एक क्रिटिकल एलिमेंट के तौर पर टेकिंग किया है और इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इंडिया ने स्टार्ट किया है।
Under the National Green Hydrogen Mission, the country aspires to become a global hub for green hydrogen export, production, usage. Although this initiative is still in its nascent stage, इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया और इसके थ्रू इंडिया चाहता है कि हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन और यूसेज के मैटर में इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाए। नंबर 4, carbon credits market. The government has made efforts in making the carbon credit market more inclusive, allowing non-obligated companies to voluntarily participate in carbon reduction efforts, promoting overall emission management. गवर्नमेंट ने कार्बन क्रेडिट मार्केट को मोर इंक्लूसिव बनाने की कोशिश किया और नॉन ऑब्लिगेटेड कंपनीज को वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया है, सो दैट कार्बन रिडक्शन एफर्ट्स को बूस्ट किया जा सके और ओवरऑल एमिशन मैनेजमेंट को प्रमोट किया जा सके। नंबर 5, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू मेक ईवीएस फाइनेंशियली अफोर्डेबल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड अ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एंड अ पीएलआई स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फाइनेंशियली अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी स्टार्ट की है। नंबर 6, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एफर्ट टू एनहांस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन थ्रू नेचुरल सिंक्स। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्लान्स टू एस्टेब्लिश अप टू 1000 नगर वन्स अक्रॉस इंडिया अंडर नगर वन योजना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को एनहांस करने के लिए थ्रू नेचुरल सिंक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अबाउट 1000 नगर वन्स पूरे इंडिया के अंदर नगर वन योजना के अंडर एस्टेब्लिश करने का प्लान किया है। नंबर 7, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्रोथ। इंडिया's installed renewable capacity has increased by 165% over the past decade and ranks 4th globally in renewable energy capacity. पास्ट डिकेड में इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन अबाउट 165% तक इंक्रीज किया है 2014 में, जहां पर 76.38 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की थी, वहीं 2024 में ये 203 गीगावाट तक कैपेसिटी हमारी पहुंच चुकी है और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में ग्लोबली इंडिया 4th रैंक पर है। ग्लोबल एफर्ट्स टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए ग्लोबली क्या क्या एफर्ट्स टेकिंग किए गए हैं। नंबर 1, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको फाउंड किया गया था 1988 में बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। WMO और UNEP के द्वारा IPCC को फाउंड किया गया था। इसका मेन एम क्या था? टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग इशूज एट द गवर्नमेंटल लेवल। गवर्नमेंटल लेवल पर एनवायरमेंट वार्मिंग इशूज, ग्लोबल वार्मिंग इशूज को एड्रेस करना इसका मेन एम है। नंबर 2, रियो अर्थ समिट 1992 लीड टू साइनिंग ऑफ द UNFCCC बाय 160 कंट्रीज। रियो अर्थ समिट में, जो कि 1992 में हुआ था, UNFCCC को 166 कंट्रीज ने इसी समिट के ड्यूरिंग साइन किया था। रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमैनिटीज रोल इन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा रोल है। इसको पहली बार रियो अर्थ समिट 1992 में रिकॉग्नाइज किया गया। एस्टेब्लिश द UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। रियो अर्थ समिट के अंडर ही UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एस्टेब्लिश किया गया। इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स 3 पिलर्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स रियो अर्थ समिट के ड्यूरिंग इंट्रोड्यूस किए गए, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। सेट द स्टेज फॉर सब्सिक्वेंट कॉप मीटिंग। सब्सिक्वेंट कॉप मीटिंग के लिए स्टेज रियो अर्थ समिट में ही सेट किए गए थे। नंबर 3, क्योटो प्रोटोकॉल एडॉप्टेड 1997 एट COP3। COP3 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। केम इनटू इफेक्ट इन 2005 विद डेवलप्ड कंट्रीज लीडिंग एमिशंस रिडक्शन एफर्ट। 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। द मैरिज अकॉर्ड वर अडॉप्टेड एट COP7 इन 2001 टू डिटेल इम्प्लीमेंटेशन। इसके डिटेल इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैरिज अकॉर्ड, जो कि COP7 2001 में अडॉप्ट किया गया था। नंबर 4, कैनकम क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2010 एट COP16 ऑफ द UNFCCC हेल्ड इन कैनकम, मैक्सिको। कैनकम मैक्सिको में COP16 हेल्ड किया गया। पार्टी एग्री टू एस्टेब्लिश द ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड को एस्टेब्लिश करने के लिए सभी पार्टीज का यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ। एम्ड एट प्रोवाइडिंग $100 billion एनुअली फ्रॉम 2020 टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड डिफॉरेस्टेशन। डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा क्लाइमेट चेंज एंड डिफॉरेस्टेशन को एड्रेस करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को 2020 के बाद यहाँ पर $100 बिलियन
का असिस्टेंस प्रोवाइड करने का प्रोविजन किया गया था कैनकम क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2010 में। इट मीन्स यहाँ पर USD 100 बिलियन गिवन करने का जो प्लानिंग किया गया था 2010 में किया गया था और 2020 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। नंबर 5 पेरिस एग्रीमेंट 2015 एट COP 21 इन पेरिस 2015। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में COP 21 के तौर पर किया गया था। कंट्रीज कमिटेड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एमिंग फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था इसमें ग्लोबल वार्मिंग को वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने का प्लानिंग किया गया और 2100 तक इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम रखने का प्लान किया गया। डेवलप्ड नेशंस एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज फाइनेंशियली एंड टेक्नोलॉजिकली। डेवलप्ड नेशंस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियली एंड टेक्नोलॉजिकली असिस्ट करें। नंबर 6 COP 26 इन ग्लासगो 2021 नेशंस एम्ड फॉर अ 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट। COP 26 जो कि ग्लासगो 2021 में हुआ था, कंट्रीज ने यहाँ पर एमिशंस को ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने का एम रखा। 140 कंट्रीज प्लेजिंग नेट जीरो एमिशंस। नेट जीरो एमिशंस के लिए यहाँ पर 140 कंट्रीज ने प्लीज टेकिंग किया। ओवर 100 कंट्री कमिटिंग टू एंड डिफॉरेस्टेशन एंड रिड्यूस मीथेन एमिशंस बाय 30% बाय 2030। 100 से ज़्यादा कंट्रीज ने डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करने के लिए एंड 2030 तक मीथेन एमिशन को 30% तक रिड्यूस करने का यहाँ पर टारगेट रखा। नंबर 7 REDD and REDD+. These are climate change mitigation solutions are developed by members of UNFCCC. REDD and REDD+, ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सॉल्यूशंस हैं जो कि UNFCCC मेंबर्स के द्वारा अडॉप्ट किए गए। REDD मीन्स रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो एमिशंस बढ़ रहे हैं, इट मीन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। एमिशंस जो रिड्यूस हो रहे हैं इसका यहाँ पर टारगेट रखा गया। REDD मीन्स रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन के थ्रू एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से जो एमिशंस हो रहे हैं उसको रिड्यूस करना है किसी भी तरह से। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्पेशली रखा गया। REDD+ इंक्लूड्स REDD+ एडिशनल एक्टिविटीज टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट, फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक एंड एनहांसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। REDD+ में REDD के प्रोविजन तो आ ही जाते हैं, साथ ही कुछ एडिशनल एक्टिविटीज सो दैट क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सच एज एक्टिविटीज कुछ जैसे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन